हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। तो कल वाले क्लास में हम लोग क्या किए थे? कैपेसिटर का नॉर्मल, सीरीज और पैरेलल। बताओगे क्या क्या बात था सीरीज और पैरेलल की जरूरी बातें? क्या सीरीज का जरूरी बात? सीरीज में सी इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन। दो के लिए तो c1 c2 बाई c1 प्लस c2। अच्छा, अगर c टोटल n रेसिस्टर सीरीज में हो तो c इक्विवेलेंट c बाई n। और सीरीज में जो नेट इक्विवेलेंट होता है वो हर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से, c इक्विवेलेंट जो होता है हर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम होता है। और सीरीज में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं V वोल्ट के बैटरी से, तो पोटेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कैपेसिटेंस के ऑपोजिट रेशियो में। तो पहला C1 के क्रॉस हो जाएगा C2 V बाई C1 प्लस C2, और दूसरा C2 के क्रॉस हो जाएगा C1 V बाई C1 प्लस, ऐसे ही ना। और सीरीज में अगर कैपेसिटर अनचार्ज थे तो सीरीज में दोनों पे, सब पे चार्ज सेम होता है। अगर कोई इसमें से एक दो अनचार्ज होगा, चार्ज हो जाएगा पहले से, तब चीजें बदल जाएंगी, वो हम केसीएल के वेल में बात करेंगे। पैरेलल में क्या पढ़े थे कि सारे कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल बराबर होता है, और सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। एन आइडेंटिकल कैपेसिटर सी पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट NC है ना। और उसके अलावा क्या बात किए थे कि चार्ज का रेशियो Q1 बाई Q2 C1 बाई C2 हो जाएगा। जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा चार्ज पैरेलल में, नहीं ठीक है। सीरीज में जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उतना कम चार्ज, ओके। और सी पैरेलल में सी इक्विवेलेंट हर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज्यादा होता है। सी इक्विवेलेंट पे क्वेश्चन ही कर रहे थे ना बच्चों, तो करते हैं। बताओ तो जरा। अच्छा, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा एक के बीच? सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 3C। अच्छा, कैसे? ऐसा ही रेसिस्टर में भी था, नहीं R/3 आता था। क्या किए, जैसे ये A है तो इसको भी, और ये B है तो इसको भी B, क्योंकि इस बीच में कोई रेसिस्टेंस वाला या कोई कैपेसिटेंस दिख नहीं रहा है, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए हुए हैं जीरो रेसिस्टेंस वाले से। तो जो ये पोटेंशियल होगा वही ये भी होगा, B हो जाएगा, ओके। ये भी तो ये भी B। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें दोनों पॉइंट जिनके बीच कैपेसिटेंस चाहिए उनको दूर दूर बना लेते हैं और फिर से वापस से रीड्रॉ करते हैं। ये किसके किसके बीच? A और B। ये किसके किसके बीच? B और A। और ये किसके किसके बीच? A और B। नहीं, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C पैरेलल में, तो दैट इज 3C। यस और नो बच्चों, बोलो। थोड़ा आगे बढ़ती देख लो। क्या करें? Find C equivalent between A and B. Find C equivalent between A and B. जल्दी जल्दी। हाँ, कितना? 4C/5, 3C/, करेक्ट है ना। हाँ, क्या किया आप लोग? वैसे कितने लोग बोले 3C/4? ठीक है। ये A तो ये भी A, ये C सॉरी ये B तो ये भी इसका नाम कुछ और दे देते हैं P, है ना।
तो ये भी P और ये भी P है ना, बोलो। अच्छा, तो किसके किसके बीच चाहिए? A और B, तो उसको दूर दूर बना लिए। अब बीच में एक पॉइंट बनाना पड़ेगा P। तो ये किसके किसके बीच में? A और कितना कैपेसिटेंस? C। ये किसके किसके बीच में? P और A, नहीं, P और A, दैट इज C। ये किसके किसके बीच में? A और P, कितना? C। और ये किसके किसके बीच में? P और P, P और P ना, कोई मतलब है इसका? नहीं। इज दैट ओके? कितना कैपेसिटेंस हो गया इसका? इनफाइनाइट हो गया, बात करेंगे आगे, चलो। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये P और P के बीच में बनेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। और ये किसके किसके बीच में? P और B। ये वाला पार्ट को हम थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये 3C हो गया, और 3C इन सीरीज विथ C, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 3C इंटू C डिवाइड बाई 3C प्लस, तो दैट इज 3C बाई 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो। हाँ, आगे बढ़े, पक्का? हाँ बच्चों, तुम तो चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी सपने। अच्छा, सिंपल रखें क्या? चलो पहले सिंपल रखते हैं। ये भी D, ये भी D, ये भी D। ये Q है और ये P है, दोनों के बीच सेपरेशन D है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है। और A इज एरिया ऑफ प्लेट, इज एरिया ऑफ प्लेट। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक। ये तो तुम्हारे लिए थोड़ा नया हो गया, हाँ? सवाल क्या कह रहा है, पहले ये बात समझ में आया? 4 प्लेट है, सबको आमने सामने रखे हैं, पहला प्लेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, ओके। अरे बोलो, इन 2 प्लेट के बीच सेपरेशन है D, इनके बीच भी D, इनके बीच भी D, और सब प्लेट का एरिया क्या है? A। सब प्लेट का एरिया क्या है? अब हम लोगों को क्या करना है? P और Q के बीच C इक्विवेलेंट बताना है, ठीक। तो एक काम हम लोग करेंगे, ये तो दिख रहा है ना, ये कैपेसिटर नहीं है, ये कैपेसिटर है कि नहीं है? अरे अगर 2 प्लेट दे दिया ऐसे और दोनों के बीच सेपरेशन है D और एरिया है A, तो यहां और यहां के बीच कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाय D, नहीं? अरे बोलो, होगा ना? हमको P और Q के बीच बोल रहा है, ठीक। तो पहले क्या करेंगे? P और Q को दूर दूर बनाएंगे, नहीं, और इसमें सबको नेमिंग करेंगे। ये Q तो ये भी, ये Q तो ये भी Q, ये P तो ये भी P, और ये P तो ये भी
पी, बीच में कोई और रहता तो आर नाम दे देते, एस नाम दे देते, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब हम लोग ये वाला गैप के लिए कैपेसिटेंस कितना, किसके किसके बीच में, क्यू और पी के बीच में, तो क्यू और पी के बीच में बना लें, कितना कैपेसिटेंस हो गया इसका, ए एप्सिलॉन नॉट बाय, ये पी और क्यू के बीच में कितना कैपेसिटेंस, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यस और नो, और ये क्यू और पी के बीच में तो कितना, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी प्लस सी दैट इज 3c, दैट इज 3a एप्सिलॉन नॉट बाय, ऐसा कर सकता है कि बीच में गैप पर चेंज भी कर दे, सब में डी नहीं दे करके कुछ अलग भी दे दे। जल्दी छाप लीजिए। हाँ बच्चों, आप ये सवाल कर लिए हैं तो अब ये दोनों सवाल भी कर लीजिए, ठीक। ये है क्वेश्चन नंबर 3.113 ऑफ आईई रूडोक, सिंपल सवाल ही है, आप आराम से कर लेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। देखिए जरा करके। क्यों? हाँ जी प्यारे बच्चों, व्हाट डिड यू डू, क्या किया आपने, इसका नाम एक है, इसका नाम, अगर इसका नाम 2 है तो इसका भी नाम 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड है एक कंडक्टिंग वायर से। अच्छा, इसका नाम क्या रखें, 3 रख देते, किसके किसके बीच चाहिए, 1 एंड, तो 1 एंड 2 को दूर दूर बना लेंगे, लेकिन 1.3 है तो 3 को भी बीच में बना लेते हैं। ये किसके किसके बीच में, 1 और 2, कैपेसिटेंस कितना, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये किसके किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, नहीं सेम कैपेसिटेंस, और ये किसके किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, नहीं, और कहीं कुछ छूटा भी, अरे बोलो पक्का, कैपेसिटेंस किसके किसके बीच में पूछा गया था, 1 और 2 ही ना, पक्का, एक मिनट हमको वेरीफाई कर लेने दो, ठीक है, ठीक है, और ये किसके किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, थोड़ा सा सवाल को ना हम गलती से 1 और 2 के बीच में पूछ दिए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, 1 और 2 के बीच में अगर पूछ देगा तो इसका कोई मतलब नहीं, वो लटका हुआ है ऐसे ही, नहीं, तो कितना हो जाएगा सी इक्विवेलेंट, सी प्लस सी दैट इज 2c, दैट इज 2a एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक। सुनना ना मेरी बात, एक बार इसमें 1 और 3 के बीच में निकालना, तो 1 और 3 के बीच में, इसी में लिख लेना, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन 1 एंड 3, करिए जरा, 1 और 2 के बीच में तो आ गया, ये 1 और 3 के बीच में करना था, तो अब तो ड्रॉ किए ही हुए है ना, अगर हम 1 और 3 के बीच में पूछते तुमसे, तो यहां से यहां के बीच में ना, इसको सीधा कर लें, या फिर तुम लोग खुद से ड्रॉ करो, देखो करके। हाँ, 1 और 3 के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, सर्किट को रीड्रॉ किए ना, बोलो किसके किसके बीच में, 1 और 3 के बीच में, नहीं, और बीच में अगर ये 1 और 3 है तो बीच में 1.2 दे देते हैं, कोई दिक्कत, ये किसके किसके बीच में, 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में कितना कैपेसिटेंस, C, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय ये गैप D, ये किसके किसके बीच में, 1 और 2, तो फिर से बना देंगे C, जिसका वैल्यू भी हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय D, गैप तो D है, और ये किसके किसके बीच में, 2 और 3, वो भी कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय D, नहीं, तो यहां और यहां के बीच में C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2c इंटू सी डिवाइडेड बाई 2c प्लस सी, दैट इज 2c बाई 3, तो दैट इज 2/3 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसका आंसर आप लोग पता किए, हाँ जल्दी कीजिए, बहुत सारे लोग कर भी लिए। क्या इसको मैं मिटा सकता हूं, मतलब हटा सकता हूं यहां से, जल्दी करो।
कितना आया 3/2 नहीं 3/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी ना। किसके किसके बीच बनाना है, इसका नाम देना पड़ेगा ना। ये 3 तो ये भी यहाँ पे बना लेते 3। ये किसके किसके बीच में, 1 और 3 बना दे आयुष। कितना ए एप्सिलॉन नॉट बाई, यस और नो बच्चों, ये किसके किसके बीच में 1 और 2 के बीच में। कितना ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये भी सी हो गया। और ये किसके किसके बीच में 2 और ये भी सी हो गया। नहीं ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में कितना c/2, वो c/2 और ये c पैरेलल में, तो c इक्विवेलेंट कितना c/2 प्लस c, दैट इज c का वैल्यू कितना ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यस और नो लिख लो, थोड़ा आगे बढ़ो। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन सब आएगा प्लेट वाला कर लोगे c इक्विवेलेंट। आगे में जब हम सर्किट एनालिसिस कराएंगे तो फिर ऐसे ही 1 और 2 के बीच में बैटरी लगा देंगे और तब पूछेंगे सब प्लेट पे चार्ज बताओ, हर साइड में भी थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत सॉल्व कैसे हो जाएगा, रीड्रॉ करके बना देंगे, बैटरी लगा देंगे, काम बन जाएगा। आगे बढ़ूं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, मौका दोगे आगे बढ़ने का तब ना। बच्चों आपको एक बात याद है कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता था अकेला का कितना होता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद है? याद है कि भूल गए? याद है। और ये अर्थिंग है और ये रेडियस और ये रेडियस है ना। तो यहां और यहां के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना था, फायदा ये ना, पक्का? अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे। सुनो, ये रेडियस अगर R1 है और ये, तो इसमें कैपेसिटेंस क्या होता था बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर बाय। हम तुमको कह रहे हैं कि तुम इन दोनों के हेल्प से यहां भी पहुंच सकते हो विद द हेल्प ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जब हम बोल रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो इसमें कितने प्लेट हैं, इसमें कितने प्लेट हैं, एक। कितने प्लेट हैं, कितने प्लेट हैं, 2। कितने प्लेट हैं, कुछ नहीं बात, इन्फिनाइट बोल देंगे, चलिए जाएगा, क्या ही जाता है। 2 प्लेट, एक प्लेट यहां, दूसरा इन्फिनिटी पे, दूसरा ये वाला जो फॉर्मूला है आपको बताया भी थे यार पिछली बार, ये वाला जो फॉर्मूला है उसी में R2 टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे, लिमिट तुम लोग जानते होगे। अगर इसमें हम इसी में R2 टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दें, ठीक, तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। और अर्थिंग तो है ही, इन्फिनिटी वैसे भी अर्थिंग ही होता है, इन्फिनिटी पे 0 होता है पोटेंशियल। तो जब हम इन्फिनिटी कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 डिवाइडेड बाय R2 को नीचे ले आएंगे तो 1 माइनस R1 बाय R2। R2 बहुत बड़ा है तो दिस टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। यस और नो। तो ये जो है लेफ्ट वाला, ये इसी का स्पेशल केस है। इसमें भी 2 प्लेट है, लेकिन दूसरा प्लेट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। दूसरा प्लेट कहाँ है, यही R1 R हो जाएगा ना यहाँ पे, नहीं दैट ओके। अब हम तुमको जब यहां पर बोल रहे हैं कि यहां और यहां के बीच में बताओ, यहां पर भी हम पूछे थे यही ना, यहां और यहां के बीच में बताओ, ठीक। तो बेसिकली इसमें कितने प्लेट आपको दिख रहे हैं, लेकिन है कितने, 3 है। कितने, तीसरा कहाँ है, तीसरा कहाँ है, इसमें तीसरा इन्फिनिटी पे मानबो करोगे तो वहां और यहां के बीच में कोई फर्क पोटेंशियल का
सुनना मेरी बात। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि देखो, जब तुम कैपेसिटेंस निकालते हो ना, दो जैसे रेसिस्टेंस निकालते हो, ऐसे कुछ कर दिए, ठीक, और यहां के बीच में रेसिस्टेंस बोले, तो क्या खाली यही मैटर करेगा कि ये सभी मैटर करेगा? अगर हम तुमको बोले कि ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट बताओ, तो खाली यही फर्क तुम्हारे आंसर होगा, या ये सब भी आंसर में आएगा? कहीं ना कहीं से आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? अब सर्किट को तुम रीड्रॉ करोगे वो तुम्हारा काम है, लेकिन आएगा तो जरूर, यस और नो? तो सिमिलरली अगर हम तुमको बोल रहे हैं कि यहां और यहां के बीच में, तो तुमको देखना पड़ेगा कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो क्या कोई प्लेट इन्फिनिटी पे भी है क्या? और इन्फिनिटी वाला को भी इंक्लूड करें क्या? करना पड़ेगा। इसमें क्या दिक्कत था कि इसमें एक प्लेट अगर इन्फिनिटी पे तुम ले भी लेते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता हम अभी आपको समझाएंगे, लेकिन इसमें एक प्लेट इन्फिनिटी पे लोगे तो फर्क पड़ेगा। देखना, हम तुमको समझाएंगे। हम लोगों को किसके किसके बीच चाहिए? 1 और 2 के बीच, है ना? हमको सिर्फ एक फॉर्मूला मालूम है कि यहां और यहां के बीच में कैपेसिटेंस कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाय R2 माइनस। तो यार एक बात देखो, यहां और यहां के बीच में, जैसे इसको हम 1 बोल देते हैं और इसको 2 बोल देते हैं, और एक इन्फिनिटी पे उसको हम लोग बोल देते हैं 3, जो कि इन्फिनिटी पे है, जो कि इन्फिनिटी पे है, तो जीरो पोटेंशियल हो ही गया। बोलो, इन दोनों के बीच कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, है ना? इन दोनों के बीच डायरेक्टली तो यही। और यहां के बीच में, यहां और यहां के बीच में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, इकलौता जो होगा, इकलौता एक स्फीयर है, तो यहां और इन्फिनिटी के बीच में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये हो गया मेरा C2, और ये हो गया C1 वाला पॉइंट जो है वो अर्थिंग है। C1 वाला पॉइंट जो है वो, 1 वाला पॉइंट जो है वो अर्थिंग पे है, और ये 3 वाला पॉइंट जो है वो अर्थिंग पे। हम क्या कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, दो स्फीयर है ये और ये, इन दोनों सरफेस के बीच में कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। अब यहां से आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तो देखो यहां और यहां के बीच में तो ये हो गया, लेकिन क्या यहां और इन्फिनिटी के बीच में होगा? होगा। तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े हुए हो, तुम अगर यहां पे चार्ज दोगे तो इसके आउटर सरफेस पे कुछ चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक जाएगा और एनर्जी स्टोर होगा। एनर्जी स्टोर होगा तो उस कैपेसिटेंस को भी तुमको लेना पड़ेगा। यहां वाले केस में नहीं होता है, यहां पे जो भी चार्ज दोगे इसके आउटर सरफेस पे चार्ज क्या आ जाता है? 0। तुम करके देखे हुए होगे, है ना? तो यहाँ के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं रहता है, इसीलिए यहां और यहां के बीच में कुछ कैपेसिटेंस का यूज नहीं है। इज दैट ओके? वैसे तुम इसका वाले में बात बाद में करेंगे। यहां पे तुमको ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों पैरेलल में दिख रहा है क्या? पैरेलल में थोड़ी है, सीरीज में है। पैरेलल में भाई, पैरेलल में। ये अर्थिंग है, ये भी अर्थिंग है, दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें। हमको तो निकालना है किसके किसके बीच में? 1 और ये दोनों अर्थिंग है, तो दोनों सेम पोटेंशियल हो गया। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C1, है ना? ये 1 और ये 2। इज दैट ओके? तो इन दोनों का C इक्विवेलेंट कितना? C1 प्लस, इन दोनों को C1 प्लस C2 करके देखें, इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, यही हो जाएगा ना C इक्विवेलेंट। तो जब हम ये C1 और ये C2, जब हम ये काम करेंगे तो यहाँ पे एक माइनस R1 R2 आएगा और यहाँ पे प्लस R1 R2 है, कट जाएगा। ये R2 और ये R2 क्या हो जाएगा? तो ऊपर में क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 माइनस। आधा लोग कंफ्यूजन में है कि सर ये बोल क्या रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया। हम तुमको कह रहे हैं कि जो भाई स्फीयर में भी अगर 2 से ज्यादा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दे देगा तो आप सहारा किसका लेंगे? किसका लेंगे? सीरीज और पैरेलल का। मैं नया पेज लेके बताता हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखना है।
आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखना है कि भाई एक R1 रेडियस का स्फीयर है और एक R2 का है, ठीक। यहाँ पे चार्ज Q है और इसके अंदर वाले पे चार्ज -Q। खाली इस दोनों प्लेट के बारे में बात करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? अगर बाहर अर्थिंग कर देते हैं तो वही ना होता है कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहता है। अरे बोलो, ये ना, अगर इसको अर्थिंग कर देते हैं तो यहाँ वाला चार्ज सब अर्थ में चले जाता है। अगर हम इसका कैपेसिटेंस तुमको रटवाए तो सिर्फ याद रखना है इस वाले का कितना, 4πε0 R1 R2 by R2 माइनस। और अगर अकेला कोई स्फीयर है तो इसका दूसरा प्लेट कहां है? इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया? 4πε0। इसी के हेल्प से हम इस सवाल का आंसर पता किए हैं। अब हम कंक्लूड कर रहे हैं, जो तुम्हारा कंफ्यूजन था उसको हम क्लियर कर रहे हैं। जो आप रटे थे या चार्ज वार्ज दे के कैलकुलेट किए थे, नहीं, चार्ज वार्ज दे के कैलकुलेट नहीं किए थे, ये R1 और ये R2, और हम आपसे पूछे थे 1 और 2 के बीच में कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप एक प्लेट यहां मानेंगे, एक यहां मानेंगे और एक इसमें भी मान सकते थे एक इंफिनिटी पे, लेकिन चूंकि ये अर्थिंग है और इंफिनिटी वाला भी अर्थिंग है तो सी इफेक्टिव वहां पे 0 नहीं होगा, बेसिकली इनफिनाइट हो जाता है। बेसिकली अगर तुम यहां पर देखोगे तो ऐसा हो जाएगा ना, ये वाला जो पॉइंट है वही ये वाला पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट मिल नहीं गया। इसका कैपेसिटेंस अगर तुम देखोगे तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। यहां पे कुछ Q चार्ज दोगे, यहां पे -Q चार्ज दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस तब भी कितना रहेगा? 0। दोनों न्यूट्रलाइज कर लेगा तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा? Q/0। यस और नो? दैट इज इनफाइनाइट। तो बेसिकली तुम यहां और यहां के बीच में जब कर रहे होगे 1 और 2 के बीच में, ये एक कैपेसिटेंस और ये एक कैपेसिटेंस, ये भी अर्थिंग और ये भी अर्थिंग, और ये वाला सिर्फ कैपेसिटेंस जो कि कितना है 4πε0 R1 R2 by R2 माइनस R1। यस और नो? तो इस वाले का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो शॉर्ट हो गया ना, है ना? बोलो, कोई दिक्कत? अरे बोले तो पक्का। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां पे कोई दिक्कत है, लेकिन यहां पर कितने कैपेसिटर? प्लेट 3 कैपेसिटर कितने? 2। एक प्लेट यहां और एक प्लेट इनफाइनाइट पे। हम लोग बना लेंगे पहला वाला अर्थिंग, अंतिम वाला भी अर्थिंग। ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 और ये तो इंफिनिटी पे। ये वाला कैपेसिटेंस कितना? C1 4πε0 R2 R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, और ये वाला कैपेसिटेंस कितना? 4πε0 R2। अब इस दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा भाई? दोनों कैसा में हो जाएगा? पैरेलल में। पक्का? पैरेलल में कर देते हैं। यही ना कि ये इसको ले आए, ये वाला पॉइंट अब अर्थिंग हो गया, ये वाला पॉइंट अर्थिंग हो गया। ये कितना हो गया? 2 और ये 1, तो ये C1 और ये C2, तो ये C2 है ना, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2। यस और नो? दिस प्लस दिस, इज दैट ओके? क्लियर है? एक सवाल हम कराते हैं। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपने आप? 4πε0 R2 स्क्वायर बाय R2 माइनस R1। जैसे अगर मान लीजिए 2 से ज्यादा स्फीयर दे दिया ना आपको, ये तो नहीं ना सिखाए थे, हाँ? ऐसा दे दिए, ठीक, ऐसा दे दिए। इसको लिख लेते हैं R, इसको 2R और इसको 4R, ठीक है, 4R, ठीक है। और अर्थिंग कर दिया अंदर वाले को। किसके किसके बीच में निकालना चाहते हो, जो भी बोलो। इसके और इसके, ठीक है, 1 और 2 के बीच में, ठीक, क्लियर?
तो पहले हम नेमिंग करेंगे, ये 1 ये 2, इसका नाम 4। वो 4 भी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के अर्थिंग है ना, तो चार्ज कहां, 4 कहां पे? इन्फिनिटी पे, और वो भी क्या हो जाएगा? अर्थिंग। वो भी क्या हो जाएगा? अर्थिंग। ठीक है क्या? अब सुनना मेरी बात, 1 और 2 के बीच में कैपेसिटेंस रख देते हैं। 1 और 2 के बीच में कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 1 और 2 के बीच में डायरेक्टली कहां 3 लिख दिए हैं? हाँ सुनो, तो अबे तो 3 लिखे तो गलत क्या किए हैं? हाँ सुनो मेरी बात, इनमें कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C1, जिसका C1 का वैल्यू कितना लिख देंगे हम लोग? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R इंटू R डिवाइडेड बाय 2R माइनस R। यस और नो? तो ये कितना हो गया? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? फिर इसके बीच आ जाते हैं 2 और 3। 2 और 3, अच्छा ये वाला अर्थिंग पे, ये वाला अर्थिंग पे। 2 और 3 के बीच में कैपेसिटेंस C2। 2 और 3 के बीच में कैपेसिटेंस, यस और नो? बोलो C2 का वैल्यू, C2 का वैल्यू बताओ। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला कितना? 4R ना, 4R इंटू 2R डिवाइडेड बाय 4R माइनस 2R। यस और नो? तो ये कितना हो गया? 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, यहाँ 2 और 3 के बीच आ गए, और 3 और ये जो 4 पॉइंट है वो इंफिनिटी पे, वो भी अर्थिंग है। इसके बीच कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4R। तो ये C3 हो जाएगा। C3 का वैल्यू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4R। यस और नो? इकलौता स्फीयर हो गया ना यहां और इन्फिनिटी के बीच, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो भी रेडियस है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4R। तो ये भी कितना आ गया? 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहां तक के बातों में दिक्कत है तो बोलो, पक्का? अब हमको क्या चाहिए? 1 और 2 के बीच में, 1 और ये 4 को उठा करके 1 पे ले आए, तो 4 को उठा करके 1 पे लाएंगे तो क्या होगा? ये तो 2 है, और ये यहां पे कैपेसिटेंस C1, और नीचे में 2 गो नहीं, ये 4 को उठा करके यहां लाए, तो ये वाला C3 हो गया, और ये वाला C2 हो गया। नहीं बोलो, तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया? C1 प्लस C2 C3 डिवाइडेड बाय C2 प्लस, दोनों सीरीज में हो गया, है ना? C1 का वैल्यू कितना है? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C2 का वैल्यू कितना? 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और C3 का वैल्यू भी। तो ये वाला वैल्यू जो है हम लोग लिख लेंगे, वो 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R का आधा हो जाएगा ना। C2 C3 बराबर है ना, C2 और C3 दोनों, तो आधा हो जाएगा C इक्विवेलेंट सीरीज में। तो ऊपर वाला चीज तो हमारे पास आ ही गया, कितना आया? ऊपर वाला कितना? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये वाला भी कितना हो जाएगा? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पहला वाला टर्म हो गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और प्लस ये दोनों का 16 का, तो दैट इज ऑल्सो, तो कितना आ गया? नहीं समझे हम तुमको ये क्यों पढ़ा है? भाई अगर स्फेरिकल कैपेसिटर में अर्थिंग वर्थिंग एक 2 से ज्यादा प्लेट दे दिया, तो उसमें डरना आमने सामने का 2 वो स्फेयर है, कॉन्सेंट्रिक R1 R2 का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। अकेला एक स्फेयर है इन्फिनिटी तक, उसके बाद अगला प्लेट इन्फिनिटी पे है, तो कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और हम लोग सर्किट रीड्रॉ कर लेंगे। इज दैट ओके? ना छावो जल्दी। हाँ बच्चों, हेलो, थोड़ा सा आगे बढ़ने दो। हम लोग सीरीज पैरेलल पे सवाल किए, और एक इसमें एक होता था व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। शुड आई?
बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। हम थोड़ा कोरिया है तो इसीलिए WSB लिख दिए, समझ गए ना। ठीक, तो क्या होता है थोड़ा समझाओ ना। जैसे इस तरह के सर्किट को हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर हमको ए और बी के बीच में बोल दे कैपेसिटेंस पता करने के लिए, तो ये है C1, ये है C2, ये है C3 और ये है C4 और ये है C5। इस पॉइंट का नाम देते हैं P और इस पॉइंट का नाम देते हैं Q। इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस में भी ऐसा ही होता था ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता था? जब दिस रेजिस्टेंस इंटू दिस बराबर दिस इंटू, तो वैसा ही कैपेसिटेंस में भी होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज इज said to be balanced, said to be कब? when C1 C4 बराबर C2 C3, this into this बराबर this into this, या फिर this by this is equal to this by this। और अगर ऐसा हो, in that case, अगर ऐसा हो तो उस पर्टिकुलर केस में P and Q will be at सेम पोटेंशियल। तब P और Q जो होगा वो सेम पोटेंशियल पे होगा, और सेम पोटेंशियल पे होगा तो C5 में कोई चार्ज नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस P और Q के बीच जीरो हो जाएगा। P और Q सेम पोटेंशियल पे, तो P और Q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, और Q बराबर C डेल्टा V जीरो, तो Q भी जीरो। तो देन अब इसमें कोई चार्ज ही नहीं गया, नो चार्ज ऑन C5, so C5 कैन बी रिमूव्ड। C5 को हम लोग क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। इज दैट ओके? तो C5 को रिमूव कब कर सकते हैं? जब दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस हो, तब यहां और यहां का पोटेंशियल सेम होगा, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा। चार्ज जाए नहीं कर रहा है इसमें, इसके रहने या नहीं रहने से कोई फर्क। इज दैट ओके? ठीक है, तो चाहे तो उसको लिख लीजिए, फिर हम इस पे सवाल कराते हैं। सवाल कराया जाए। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ दिक्कत क्या है कि सवाल जब आता है तो समझ में नहीं आता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल है। मतलब एकदम साधारण देगा तब तो अलग बात है, अदरवाइज कई केसेस ऐसे होते हैं कि देख के पहली बार में समझ में आता ही नहीं है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। इस तरीके का एक सर्किट है, इसको थोड़ा बढ़िया कर लेते हैं। ठीक, ये भी सी, 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 और बोला गया है फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। बताइए जरा। ये इसका मतलब समझ रहे हैं ना, क्रॉसिंग विदाउट टचिंग, ठीक है ना। यहां से सीधे सीधे यहां आए हुए हैं, बीच में कहीं टच वच करके क्रॉस नहीं कर। आपने क्या किया, इसको रीड्रॉ किया? नहीं, रीड्रॉ करने से पहले नेमिंग किया होगा ना आपने। ये दोनों का तो नेमिंग है ही पहले से, नहीं, ए और बी। इसका नाम देते हैं Q और इसका नाम P। हो गया सारा नेमिंग, सारा जंक्शन का नेमिंग हो गया। किसके किसके बीच बनाना है? तो जिसके बीच बनाना है A और B उसको दूर दूर बना लेते हैं, और इधर कितना P और Q, नहीं
तो ये कैपेसिटेंस किसके किसके बीच में, ए और पी के बीच में, तो कितना हो गया सी, नहीं ये किसके किसके बीच में, पी और क्यू के बीच में, नहीं पी और क्यू के बीच में ना, अबे देखते जाओ, ये भी कितना सी, ये किसके किसके बीच में, क्यू और बी, क्यू और बी, इसको भी लिख लिया, क्यू और बी कहाँ गया, हाँ क्यू और बी भी लिख लिया, ये किसके किसके बीच में, पी और बी, तो पी और बी, और ये किसके किसके बीच में, ए और क्यू, ए और क्यू, नहीं, और उसके बाद फिर बच गया ए और बी, ठीक, ये भी सी, नीचे वाले को छुपा लो, ऊपर में क्या दिख रहा है, एक विथ बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज, सी इंटू सी, सी इंटू सी, तो कौन हट गया, ये वाला चीज हट गया, तो ऊपर में क्या बन गया, ऊपर में दो सी, यहां भी दो सी और यहां भी सी, दो सी मतलब कुछ ही नहीं बोलने, सी और सी सीरीज में, सी और सी सीरीज में, फिर बीच वाले में भी सी और सी सीरीज में, और नीचे वाले में सी, नीचे वाले में सी, सी 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 सी, यस और नो, ये सी और सी, ये सी और सी, और फिर C/2 और सी पैरेलल में, तो कितना हो गया, सी इक्विवेलेंट बराबर C/2 प्लस C/2 प्लस सी, दैट इज 2C, दैट इज 2C, दैट ओके, बोलो आगे बढ़े, जल्दी लिख लीजिए इसको। हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, जल्दी करके बताइए, कर दिए हो, कितना है 14/3, तो कितना हो जाएगा, ये वाला चीज कितना, अच्छा एक बार बताओ, इसका नाम ये दिया वो बी है, इस वाले का नाम देते पी, ये भी पी और ये क्यू और ये भी क्यू, तो दूर दूर किसको बनाए, ए और बी को, नहीं थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको यार, हाँ सुनिए मेरी बात, यहाँ पे P और यहाँ पे Q, नहीं तो ये किसके किसके बीच में, A और P, नहीं A और P के बीच में 4, और ये किसके किसके बीच में, A और P फिर से 2, ठीक, ये दोनों हो गया, ये किसके किसके बीच में, P और, तो यहाँ पे P और B कितना 3, और ये किसके किसके बीच में, Q और B, तो Q और B कितना 2, ये किसके किसके बीच में, Q और B, दैट इज ऑल्सो 2 फेराड, नहीं, और ये A और Q कितना 8 फेराड, तो ये भी हो गया, अब क्या बच गया, P और Q के बीच में 4 फेराड, तो ये दोनों मिलाकर के कितना हो गया 6, ये दोनों मिलाकर के 4, तो 6 चौका और ये 3 गुना 8, दैट इज ऑल्सो, तो बैलेंस विथ स्टोन बीज हो गया, ये 4 फेराड का कोई मतलब, तो ऊपर में कितना हो गया 6 और ये 3 फेराड और 6 फेराड, और नीचे में 8 और 4 फेराड और 8 फेराड, यस और नो, ऊपर वाले का 6 3 का तो हो जाएगा 6 इंटू 3/6 प्लस 3, दैट इज 18/9, दैट इज 2, तो ऊपर वाले का इन दोनों का मिलाकर के कितना हो गया 2 फेराड, और इन दोनों का मिलाकर के 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4, 32/12, 8/, यस और नो, और सी इक्विवेलेंट कितना हो गया 8/3 प्लस 2, दैट इज 14/3 फेराड, यस और नो, बोलो पक्का,
अब एक बच गया क्या चीज, लैडर वाला। नहीं, उसमें भी तो दो टाइप का सवाल आता है, एक में सब रिपीट करते जाता है, एक में सब अगला टर्म बढ़ते जाता है। नहीं तो कर लेते हैं एक सवाल वैसा, ठीक। लैडर वाला क्वेश्चन अगले क्लास में कर लेते हैं, ठीक। तो देन अगले क्लास में सी इक्विवेलेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सर्किट एनालिसिस करेंगे, ठीक। चलिए बाय बाय।